हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 11, परिणीति की परेशानी। अगले दिन सुबह के 5 बजे प्रेरणा मल्होत्रा नहाकर पूजा रूम की तरफ जा रही थी। तभी अचानक से उनकी नजर हॉल में सोफे पर सो रही परिणीति पर चली गई। परिणीति को इस तरह से सोते हुए देखकर प्रेरणा मल्होत्रा मंदिर की तरफ ना जाकर तुरंत परिणीति के पास आ गई। पहले तो उन्हें लगा शायद उनका भ्रम हुआ है, लेकिन परिणीति के करीब आकर जब उन्होंने उसके चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखा तब जाकर उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। पर परिणीति हॉल में सो क्यों रही थी, जबकि उसको उसका कमरा मिल चुका था। प्रेरणा मल्होत्रा ने अपना हाथ आगे बढ़कर परिणीति को उठाया। थोड़ी ही देर में जैसे ही परिणीति उठी उनकी नजर प्रेरणा मल्होत्रा पर चली गई। पहले तो परिणीति को लगा जैसे वह कमरे में सो रही हो, पर जब उसे एहसास हुआ कि कल रात क्या हुआ था, वह तुरंत डर की वजह से सोफे से नीचे उतर गई। अचानक से उतरने की वजह से उसका पैर अटका और वह नीचे ही गिरने वाली थी, पर तभी प्रेरणा मल्होत्रा उसे संभालते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, पर तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों सो रही थी, जबकि तुमको तो तुम्हारा कमरा मिल गया था। प्रेरणा मल्होत्रा की बात सुनकर परिणीति अपनी नजर इधर उधर करने लगी। जब प्रेरणा ने ये देखा तब वह समझ गई कि जरूर अभिमन्यु घर वापस आ चुका है। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी, मैं समझ गई हूँ, अभिमन्यु घर आ चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तब तक कमरे में जाकर कपड़े बदल कर आओ। थोड़ी देर में तुम्हारी दादी सास पूजा करने वाली है और तुम्हें मंदिर में बुलाएगी। प्रेरणा मल्होत्रा की बात सुनकर परिणीति हाँ में सर हिलाकर जल्दी से वहां से कमरे की ओर चली गई। जब प्रेरणा मल्होत्रा ने ये देखा तब उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराई। इधर परिणीति जैसे ही कमरे में आई उसने देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और कमरे के अंदर कोई नहीं है। ये देखकर उसे अपने कपड़े लेने का मौका मिल गया। जिसके बाद कमरे के अंदर आती हैं, वह कबर्ड से अपने कपड़े लेने लगी, पर उसने देखा कबर्ड में उसके एक भी कपड़ा मौजूद नहीं थे। पूरे कमरे में अपने कपड़े ढूंढने के बाद उसे जब अपना कपड़े कहीं दिखाई नहीं दिए तो वह वहां से जाने लगी। पर उस बीच में उसकी नजर सोफे के बगल में रखे हुए डस्टबिन पर गई, जहां पर कपड़े के जले हुए टुकड़े गिरे हुए थे। ये देखकर परिणीति को समझते देर नहीं लगी कि आखिर उसके कपड़े का क्या हुआ है। डस्टबिन को कुछ देर तक देखते रहने के बाद परिणीति अपने आंसुओं को साफ करके कमरे से बाहर चली गई। वह वहां से जा रही थी कि उसकी नजर नायरा पर चली गई, जो तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने वाली थी। नायरा ने परिणीति को देखा तो वह तुरंत भागकर उसके पास आ गई, पर उसी बीच में नायरा की नजर परिणीति की नम आंखों पर चली गई। नायर ने पहले तो परिणीति के कपड़े को देखा और फिर परेशानी भरी आवाज में कहने लगी, क्या हुआ, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो? तुम्हें पता है दादी को पूजा के समय पर सब चाहिए और ऐसे में तुम तो घर की बहू हो और तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो। नायरा की बात सुनकर परिणीति नजरें नीचे करके कहती है, वह कमरे में मेरे एक भी कपड़े नहीं है। मेरे कपड़े को जला दिया गया। मैं अब क्या पहनूंगी? मेरे पास तो और दूसरे कपड़े भी नहीं हैं, जो मैं अभी पहनकर नीचे जाऊं। परिणीति की बात सुनकर नायरा हैरानी से कहती है, तुम्हारे कपड़े जला दिए गए? किसकी इतनी हिम्मत हुई है? कौन सा नौकर है जिसे अपनी जॉब प्यारी नहीं है? बताओ उनका नाम, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नायरा की बात सुनकर परिणीति उसे देखकर कहती है, वह कोई नौकर नहीं है, तुम्हारे भाई हैं। वह कल रात ही घर आ चुके थे और उन्होंने मुझे कमरे में पाया तो कमरे से बाहर निकाल दिया। उसके बाद कमरे में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब अभी मैं कमरे में अपने कपड़े लेने गई तो मैंने देखा डस्टबिन मेरे कपड़े फेंके हुए हैं जो जल चुके हैं। परिणीति की बात सुनकर नायरा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसका भाई घर आ चुका है, जबकि कई उसकी माँ ने कहा था कि उसके भाई को घर आने में 4-5 दिन लगेंगे।
वह ये सब सोच रही थी कि तभी इवान अपने हाथों में एक बैग लेकर परिणीति के पास आया और वह परिणीति को देकर कहने लगा, आप फिक्र मत कीजिए, यह मैं आपके लिए ही लेकर आया हूँ। मुंह दिखाए में मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं दे पाया और जो दिया था वह माँ खरीद कर लाई थी। इसीलिए हॉस्पिटल से आने के बाद मैं आपके लिए तोहफा लेने लगा। मुझे ये तो नहीं पता था आपकी पसंद कैसी है, लेकिन मुझे जो आपके लिए सही लगा इसलिए मैं वह लेकर आया हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप इसे पहन सकती है या फिर आप मुझे समय दीजिए, मैं डिजाइनर को घर बुला लेता हूँ, आप उनसे कोई कपड़े ले लीजिएगा। इवान को अपने सामने देखकर और उसकी बातों को सुनकर परिणीति नायरा को देखने लगी। तभी नायरा जल्दी से इवान के हाथों से बैग लेकर परिणीति को देते हुए कहती है, ये बहुत अच्छा रास्ता है, ऐसे में तुम्हें किसी की डांट सुनने को नहीं मिलेगी। मुझे लगता है भाई ने ये जानबूझकर किया होगा। अब फिलहाल के लिए तुम ये कपड़े पहन कर आओ, बाकी का मैं संभाल लेती हूँ। नायरा की बात सुनकर परिणीति बैग को देखने लगी। तभी नायरा ने परिणीति को अपने कमरे की ओर धक्का दिया और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। इवान ने नायरा की हरकत को देखकर अपनी आंखें छोटी कर ली। तभी नायरा अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहती है, भाई मुझे नहीं पता था अभिमन्यु भाई का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मुझे सच में अब परिणीति के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नायरा की बात सुनकर इवान अपनी आंखें छोटी करके कहता है, ये काम तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम्हारी वजह से उनको सुनना पड़ रहा है। खैर अब जो हो गया है उसे हम भूल जाते हैं। यूं बार बार उसी दिन को याद करके अपना मूड खराब करने से अच्छा है कि हम आगे के बारे में सोचें। अब हमें कैसे भी करके भाई के गुस्से को शांत करना है। मैं जानता हूँ वह घर में तो रहेंगे लेकिन भाभी का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए हम मंदिर चलते हैं। वैसे भी दादी हमारा इंतजार कर रही है। अभिमन्यु भाई वहां नहीं आएंगे तो भाभी को वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर इवान नायरा के साथ नीचे हॉल में चला गया। नायरा जैसे ही नीचे आई, उसने देखा उसकी पूरी फैमिली मंदिर के पास इकट्ठा है। ये देखकर वह तुरंत अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी पूजा मल्होत्रा नायरा से कहती है, एपिसोड 12 इतनी नफरत। सभी घरवालों की बातों को सुनकर नायरा इवान को देखने लगी। इससे पहले कि इवान कुछ कहता तभी उन लोगों को पायल की आवाज सुनाई दी। सभी घर वालों की नजर एक साथ परिणीति पर चली गई, जो एक बहुत ही ज्यादा सुंदर साड़ी पहनकर आ रही थी। इवान के दिए हुए कपड़े परिणीति पर बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे थे। जब नायरा ने देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हुई और वह तुरंत परिणीति के पास आ गई। तभी परिणीति अपने सर पर साड़ी का पल्लू रखकर मंदिर के पास आ गई। उसी वक्त प्रेरणा मल्होत्रा परिणीति को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी आज तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। वैसे तो इस घर में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, लेकिन हाँ तुम मुझे टक्कर देने वाली लगती हो। प्रेरणा मल्होत्रा की बात सुनकर परिणीति उन्हें देखकर मुस्कुराई। तभी नायरा हंसते हुए कहती है, यह आपने बिल्कुल ठीक कहा छोटी माँ, हमारी परिणीति बहुत सुंदर है, कोई उसे टक्कर नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ आप भी बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरी परिणीति बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। नायरा की बातों को सुनकर पूजा मल्होत्रा पूजा की थाल परिणीति की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो क्या पूजा शुरू की जाए। वैसे भी पूजा का मुहूर्त का समय आधा निकल चुका है। पूजा मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति पूजा की थाल को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूजा की थाल उसे क्यों दी जा रही है, जबकि घर की सबसे बड़ी तो खुद नायरा की दादी है। आकृति मल्होत्रा ने देखा कि कैसे परिणीति चुपचाप पूजा की थाल देख रही है, तब मुस्कुराते हुए कहती है, फिक्र मत करो, घर के बड़े ही पूजा करते हैं, लेकिन तुम नई बहू हो तो तुम्हें कुछ दिन तक खुद पूजा करनी होगी, वह भी समय पर, क्योंकि इस घर में मुहूर्त पर पूजा होती है। आकृति मल्होत्रा की बात सुनकर परिणीति चुपचाप पूजा मल्होत्रा से पूजा की थाल लेकर मंदिर के सामने आ गई। वहीं सभी घरवाले एक साथ परिणीति के पीछे जाकर खड़े हो गए।
परिणीति को लगा था अभिमन्यु भी उसके साथ आकर पूजा करेगा, इसीलिए वह कुछ देर तक शांत रही। पर तभी पूजा मल्होत्रा परिणीति को देखते हुए कहती है, तुम जिसका इंतजार कर रही हो वह नहीं आएगा। उसे इन सब पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह कभी भी मंदिर में पैर भी नहीं रखता है, तो तुम अकेले पूजा करो। हाँ, अगर उसकी शादी माया से हो चुकी होती तो आज वह और माया साथ में पूजा कर रहे होते, पर शायद तुम्हारी किस्मत में यह नहीं है, इसलिए तुम्हें अकेले पूजा करना पड़ रही है, वह भी शादी के दूसरे दिन ही। पूजा मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति की नजर नीचे हो गई। तभी मनोज मल्होत्रा अपनी माँ को समझाते हुए कहते हैं, माँ कम से कम अभी तो आप चुप हो जाए। वह बेचारी पहले से परेशान है और आप उसे यह सारी बातें सुनाकर और परेशान कर रही हैं। परिणीति बेटा आप पूजा करो। इतना कहकर मनोज मल्होत्रा अपनी बीवी को देखने लगे। उन सभी की बातों को सुनने के बाद परिणीति ने अपनी आंखें बंद की और फिर आरती करने लगी। आरती खत्म करते ही परिणीति सभी का आशीर्वाद लेकर उन सभी को प्रसाद बांटने लगी। तब तक नौकर भी टेबल पर नाश्ता लगा चुके थे। इधर परिणीति प्रसाद की थाल को मंदिर के बगल वाले टेबल पर रखकर किचन में चली गई और नौकर की मदद करने लगी। अब तक अभिमन्यु भी अपनी एक्सरसाइज और जिम करके ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे टेबल के पास पहुंच चुका था। वह अपनी जगह पर बैठा था, तभी नायरा बिना अभिमन्यु को देखे इवान से कहती है, वैसे भाई आपने परिणीति को जो साड़ी दी है ना, वह बहुत खूबसूरत है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो साड़ी आपकी पसंद की है। वैसे परिणीति आपकी दी हुई साड़ी में कितनी ज्यादा प्यारी लग रही थी ना। नायरा की बातों को सुनकर इवान मुस्कुराते हुए कहता है, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे भी यकीन नहीं था कि मेरा लाया हुआ तोहफा भाभी पर इतना ज्यादा प्यार लगेगा। वैसे अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसे 2-3 और साड़ी ले आता, पर अब मैं चाहता हूँ कि भाभी खुद शॉपिंग पर जाए। वैसे भी अभिमन्यु भाई ने उनके कपड़े जलाकर ठीक नहीं किया, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। इवान की बात सुनते ही नायरा मुस्कुरा रही थी कि तभी उसकी नजर अभिमन्यु पर चली गई, जो ठीक अपनी जगह पर सामने वाले कुर्सी पर बैठा हुआ था। अभिमन्यु को देखते ही नायरा की तो हवा टाइट हो गई और वह तुरंत इवान के हाथ को पकड़ के उसे अभिमन्यु की तरफ देखने का इशारा करने लगी। वही जब इवान ने भी अभिमन्यु को देखा तब वह भी तुरंत चुपचाप अपना नाश्ते का इंतजार करने लगा। अभिमन्यु उन दोनों की बातों को सुन चुका था, पर उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। वह नाश्ते करने के लिए टेबल पर बैठा हुआ था। तभी नौकर नाश्ता लेकर टेबल के पास आ गए थे। नौकर ने नाश्ता टेबल पर लगाया और सब अपने अपने नाश्ते को देखने लगे। उस बीच में परिणीति भी अपने हाथों में एक छोटा सा बोल लेकर टेबल के पास आ गई, जिसमें उसने अपने हाथों से सब्जी बनाई थी। परिणीति का ध्यान बिल्कुल भी अभिमन्यु पर नहीं था। वह बिना अभिमन्यु को देखे सभी के प्लेट में सब्जी परोसने लगी। पर जैसे ही वह अभिमन्यु के पास आई, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कल रात अभिमन्यु ने कहा था वह उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता है, ऐसे में भला वह उसके हाथ का खाना कैसे खाएगा। अभिमन्यु ने जैसे ही परिणीति को अपने सामने देखा, सबसे पहले तो उसकी नजर उसकी साड़ी पर गई, जो उसके भाई ने दी थी, और फिर अपने भाई की बातों पर गई। ये सोचकर वह गुस्से में अपने नाश्ते की प्लेट को दूर धकेलते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठा और गुस्से में घर से बाहर चला गया। अभिमन्यु को इस तरह से गुस्से में जाते हुए देखकर परिणीति के हाथ हवा में ही रुक गए। सभी घर वालों को पता था अभिमन्यु ऐसा क्यों कर रहा है। वह परिणीति को देखना ही नहीं चाहता है, तो भला वह उसके हाथ का खाना कैसे खाता। ऐसे में सबकी भूख मर चुकी थी, लेकिन यूं वह लोग खाने का अपमान नहीं कर सकते थे, इसीलिए मन मार कर अपनी जगह पर बैठे हुए वह लोग अपना नाश्ता करने लगे। कुछ ही समय में अपने नाश्ते को खत्म करने के बाद इवान अपना मेडिकल बैग लेकर नायरा के पास आकर कहता है, आज शायद हॉस्पिटल से मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। अगर तुम भाभी के साथ बाहर जाना चाहती हो तो मुझे बता देना, मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर लूंगा। अगर तुम दोनों को प्रॉब्लम ना हुई तो।
ये कहकर इवान वहां से चला गया। इवान के जाते ही नायरा मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास आकर कहती है, मॉम, इवान भाई आज अस्पताल से जल्दी आने वाले हैं, तो क्यों ना मैं आज परिणीति को लेकर बाहर जाऊं। वैसे भी परिणीति के जो कपड़े थे वह सब खराब हो चुके हैं और उसके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। नायरा की बात सुनकर आकृति मल्होत्रा मुस्कुराते हुए कहती है, ये भी कोई पूछने की बात है। ये तो अच्छी बात है, कम से कम परिणीति बाहर जाएगी। तुम इसे बाहर लेकर जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। आकृति मल्होत्रा की बातों को सुनकर नायरा बहुत ज्यादा खुश हो गई और वह तुरंत परिणीति को लेकर अपने कमरे में चली गई। इधर गाड़ी में बैठा अभिमन्यु खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसका असिस्टेंट मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ सर, आज आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? इतना स्वादिष्ट नाश्ता बना था, आपको तो नाश्ता करना चाहिए था। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुमने नाश्ता कब किया, जबकि टेबल पर तुम तो मुझे दिखाई नहीं दिए। अभिमन्यु की बातों को सुनकर असिस्टेंट मुस्कुराते हुए कहता है, वह क्या है ना, मुझे ना किसी का कॉल आ गया था, इसीलिए मैं गार्डन में बात करने के लिए चला गया। तभी परिणीति भाभी मेरे लिए नाश्ता वही लेकर आ गई। उन्होंने कहा था काम बाद में, पहले खाना खा लिया जाए, इसलिए मैंने काम छोड़कर पहले नाश्ता किया। सच बताओ तो नाश्ता बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। असिस्टेंट की बात सुनकर अभिमन्यु ने अपनी आंखें छोटी कर लिया और फिर मुंह बनाकर अपना फोन निकाल कर उसे चलाने लगा। जब असिस्टेंट ने ये देखा तो वह हंसते हुए कहता है, वैसे मैं जानता हूँ कि तुम भाभी को पसंद नहीं करते हो, लेकिन अब जो हो गया है उसे भूलने में ही फायदा है। असिस्टेंट की बातों को सुनकर अभिमन्यु बिना उसे देखे हुए कहता है, अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो मेरे सामने उसकी बात मत किया करो। मैं वह सब नहीं भूल सकता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। कल तो मैंने उसे कमरे से बाहर निकाला था, बहुत जल्दी ही मैं उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंकूंगा और कोई भी दोबारा उसे मेरी जिंदगी में लाने की भी कोशिश नहीं करेगा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर असिस्टेंट गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि तुम जो कर रहे हो वह गलत है। मैं तो ये सोच रहा हूँ, भाभी की शादी तुमसे हो गई है तो क्या उनकी फैमिली को इस बारे में पता है, और अगर पता है तो वह लोग यहाँ आए क्यों नहीं? क्योंकि भाभी की शादी तो अचानक हुई है। ऐसे में क्या ऐसा हो सकता है कि भाभी अपनी फैमिली से झूठ कहकर यहाँ रह रही हो, उनकी फैमिली को पता न हो? असिस्टेंट की बात सुनकर अभिमन्यु के कान खड़े हो गए। उसने ये तो सोचा ही नहीं कि अगर परिणीति ने उससे शादी की है तो उसके फैमिली कहाँ है, जबकि उसकी फैमिली को तो ये बात पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर पता चलना चाहिए। ये सोचकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सॉलिड आइडिया है मेरे पास, मतलब अब मैं इस लड़की को बड़ी आसानी से अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकता हूँ। अभिमन्यु की बात सुनकर असिस्टेंट हैरानी से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? असिस्टेंट की बातों को सुनकर अभिमन्यु शैतान भरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस अपने ससुराल वालों का यहाँ आने का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत शौक है ना उसे मुझसे शादी करके खुश रहने का। अब देखो कैसे उसका परिवार उसे खुद जलील करता है, कैसे उसे यहाँ से लेकर जाता है। अब मेरे पास यही एक बहुत अच्छा रास्ता है। अब मैं उसे घर से क्या जिंदगी से भी निकालूंगा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर असिस्टेंट गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, पहले हमें ये पता करना है कि उनकी फैमिली कौन है। वैसे भी मुझे अब कहीं ना कहीं शक हो रहा है कि कहीं हम भाभी पर यकीन करके गलती नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वह हमारे कोई दुश्मन की बेटी हो। देखो ना, मतलब अचानक से उनका मंडप पर चले आना, ये बहुत अजीब सी बात है। वैसे तो मैं इस शादी से बहुत ज्यादा खुश था, ये सोचकर कि फाइनली तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन जिस तरह से उसकी बातें हो रही है और वह शांत रहती है, मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। अगर ऐसा हुआ ना, तुमसे पहले मैं उसे बर्बाद करूंगा।
एपिसोड 13 कितनों को मारोगे। असिस्टेंट की बात सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, शुक्र है तुम्हें दिमाग तो आया, वरना मुझे तो ये लगा था कि मेरे परिवार की तरह तुम भी अब इस लड़की पर यकीन करने लगे हो। वैसे एक बात याद रखना, घर पर सिक्योरिटी बढ़ा देना। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे परिवार को कुछ भी हो। अभिमन्यु की बातों को सुनकर असिस्टेंट ने हामी में सर हिलाया और फिर गाड़ी को ऑफिस के सामने रोका, जिसके बाद वह दोनों ही ऑफिस के अंदर चले गए। इधर नायरा परिणीति के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही समय में परिणीति नायरा के दिए हुए कपड़ा पहनकर नीचे आई तो उसने देखा सभी परिवार वाले वहीं बैठे हुए हैं। साथ ही मनोज मल्होत्रा भी वहां बैठे हुए थे। परिणीति ने इस समय नायरा का दिया हुआ जीन्स टॉप पहना हुआ था। हालांकि ऐसे कपड़े वह पहले भी पहन चुकी है, पर कहीं ना कहीं ससुराल में पहनने से उसे झिझक महसूस हो रही थी। आकृति मल्होत्रा ने जब देखा कैसे परिणीति अनकंफर्टेबल फील कर रही है तब उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, कोई बात नहीं, हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम जो चाहे वह पहन सकती हो। यहाँ पर जिस तरह से नायरा रहती है वैसे हम अपनी बहू को भी रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं वह किसी के दबाव में आकर कोई काम करे। आकृति मल्होत्रा की बातों को सुनकर परिणीति उन्हें देखकर मुस्कुराई। तभी प्रेरणा मल्होत्रा लड्डू खाते हुए कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी भाभी जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमारी ही बेटी को देख लीजिए, वह भी इतने छोटे छोटे कपड़े पहनती है, किसी ने उसे कुछ नहीं बोला है। मैं भी चाहती हूँ कि जब मेरे बेटे की पत्नी इस घर में आए तब वह भी ऐसे कपड़े पहने। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर आकृति मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम अपने घर की बहू को भी बेटी बनाकर रखेंगे। वैसे भी फिलहाल के लिए तुम नायरा के साथ बाहर जाओ और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा नायरा से कह देना, वह तुम्हें खरीदवा देगी। आकृति मल्होत्रा की बातों को सुनकर नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, मम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं परिणीति को सब कुछ खरीदवा दूंगी। ये कहकर नायरा परिणीति का हाथ पकड़ के घर से बाहर चली गई। जब मनोज मल्होत्रा ने ये देखा तब वह अपनी पत्नी को देखकर कहने लगे, वैसे अचानक से परिणीति के कपड़े गायब कैसे हुए? क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके लिए कई सारे कपड़े मंगवाए थे ना, तो फिर उसे पहनने के लिए कपड़े क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या इन सब के बीच में अभिमन्यु ने कुछ किया है? मनोज मल्होत्रा की बातों को सुनकर आकृति मल्होत्रा भी कंफ्यूज होकर उन्हें देख रही थी। तभी प्रेरणा मल्होत्रा मनोज मल्होत्रा से कहती है, झूठ नहीं बोलूंगी जेठ जी, वह क्या है ना, जब मैं सुबह सुबह मंदिर साफ करने के लिए जा रही थी तब मैंने परिणीति को हॉल में सोफे पर सोते हुए पाया। जब मैंने उसके पास आकर पूछा तुम यहाँ क्या कर रही है, तब उसने हमें कुछ भी नहीं बताया, पर तभी मैं समझ गई अभिमन्यु घर आ चुका है और फिर उसने भी कहा कि अभिमन्यु ने कमरे में आने से मना कर दिया है। बेचारे बच्ची पूरी रात बाहर सोई है, ना जाने उसे ठंड भी लगी होगी, पर हम क्या कर सकते हैं, अभिमन्यु को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अगर हम बोलते जाएंगे तो वह हम पर भी गुस्सा करेगा, लेकिन हमें परिणीति के बारे में भी सोचना होगा। प्रेरणा मल्होत्रा की बातों को सुनकर आकृति मल्होत्रा भी चुप हो चुकी थी। पहले तो उन्हें पता नहीं था कि आखिर सच में परिणीति के कपड़े गए कहाँ, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें भी यह समझ आ चुका था कि जरूर अभिमन्यु ने कुछ किया है। वह सब परिवार वाले इसी शब्द के बारे में सोच रहे थे कि तभी एक नौकरानी अपने हाथों में अभिमन्यु के कमरे से निकाले हुई डस्टबिन को बाहर लेकर आए और फिर आकृति मल्होत्रा के पास आकर कहने लगी, मैडम अभिमन्यु सर के कमरे में जो डस्टबिन है उसमें कुछ जला हुआ सामान रखा हुआ है, क्या हम उसे बाहर फेंक दें या फिर इसमें कुछ ऐसे कागज भी हैं जो हमें रखना होगा? नौकरानी की बातों को सुनकर सभी परिवार की नज़र डस्टबिन में जले हुए कपड़ों पर गई। नौकरानी उन कपड़ों को पहचानते नहीं थी, लेकिन आकृति मल्होत्रा ने परिणीति के कपड़े को पहचान लिया था और वह तुरंत समझ गई अभिमन्यु ने आखिर परिणीति के कपड़ों के साथ क्या किया है। ये सोचकर वह नौकरानी से कहती है, इन सारे सामान को बाहर फेंक दो और हाँ, अभिमन्यु के कमरे में कोई नया डस्टबिन रख देना।
ये कहकर आकृति मल्होत्रा मन उदास करके परिवार वालों से कहती है। अभिमन्यु ने परिणीति के कपड़े ही जला दिए, अब वह बेचारी पहनने के लिए क्या ही लेती। आकृति मल्होत्रा की बातों को सुनकर पूजा मल्होत्रा गहरी सांस लेकर कहती है, अब तो मैं इस परिवार से तंग आ चुकी हूँ। इससे बेहतर यही होता कि मैं अपने पति के साथ यहाँ से चली जाती। अभिमन्यु की हरकत से मैं तंग आ गई हूँ। वो जो इस तरह से आए दिन कुछ न कुछ करता रहता है। मुझे डर लगता है कहीं वह ज्यादा ना बिगड़ जाए, कहीं वह बड़ा काम ना करने लगे। पूजा मल्होत्रा की बातों को सुनकर सभी परिवार वाले उन्हें देखने लगे। वह सब जानते थे आखिर पूजा मल्होत्रा ऐसी बातें क्यों कर रही है। इधर अभिमन्यु जैसे ही अपने ऑफिस के अंदर आया, उसने देखा कई सारे एम्प्लॉय बात करने में बिजी हैं। ये देखकर उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा, जिन जिन लोगों की डिटेल्स तुमने मुझे भेजी थी, उन सबको मेरे केबिन में भेज दो, और हाँ, उन सब की इनकम भी 2 महीने की कट कर देना। इन सबको अब मैं इनकी औकात बताऊंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर असिस्टेंट हैरानी से कहता है, लेकिन वह तो हमने 4 महीने पहले ही किया था ना। तो फिर अगर हम इनकी सैलरी कट कर देंगे तो इन्हें मिलेगा क्या। असिस्टेंट की बातों को सुनकर अभिमन्यु गुस्से में दांत पीसकर कहता है, मैंने जितना कहा है उतना करो, वरना पॉकेट में रखी हुई बंदूक एक बार निकल गई ना तो एम्प्लॉय से पहले तुम्हारी जान चली जाएगी। इतना कहने के बाद अभिमन्यु गुस्से में वहां से अपने केबिन की ओर चला गया। अभिमन्यु के जाते ही असिस्टेंट अपने सर को पीट कर कहता है, ये लड़का ना कभी नहीं सुधरने वाला है। पता नहीं आखिर ये अपनी बंदूक से कितनों को मारेगा। अब तो मुझे भी धमकी देने लगा है। इससे पहले कि ये और ज्यादा खतरनाक बने मुझे संभालना होगा। एपिसोड 14 मुझे मारना भी आता है। कुछ समय बाद अभिमन्यु अपने केबिन में बैठकर अपने सभी एम्प्लॉय को देख रहा था। तभी अभिमन्यु का असिस्टेंट साकेत उन सभी एम्प्लॉय की तरफ इशारा करते हुए अभिमन्यु से कहता है, इनमें से कुछ लोग हैं जो मेहनत से काम करते हैं, जिन्होंने हमें अपसेट नहीं किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ही मनमानी करते हैं, यहाँ तक कि अपना काम भी किसी और पर थोप देते हैं। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में एम्प्लॉय को देखकर कहता है, तो मेरे ना होने पर यहाँ पर यह सब चलता है। मतलब मैं बार बार बिजनेस ट्रिप पर क्या जाता हूँ, तुम लोग तो अपनी मनमानी करने लगते हो। लगता है तुम लोग वह दिन भूल गए हो जब मैंने तुम लोगों को सबक सिखाया था। शायद तुम्हें वह दिन फिर से याद करना है, इसीलिए तुम सब ऐसी हरकत कर रहे हो। अभिमन्यु की बात सुनकर सभी एम्प्लॉय ने नजर नीचे कर ली। तभी एक लड़की अभिमन्यु के सामने आकर माफी मांगते हुए कहती है, सर हमें माफ कर दीजिएगा, हम मनमानी नहीं कर रहे थे। आप यहाँ नहीं थे तो हमने सोचा कि हम काम धीरे धीरे करेंगे, और वैसे भी आजकल काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उस लड़की की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में दांत पीसकर कहता है, काम बढ़ गया है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम लोगों की सैलरी भी बढ़ गई, यह नहीं दिख रहा है। अब से यहाँ पर एक रूल और बनेगा, जो जितना काम करेगा उसे उतनी ही सैलरी मिलेगी। कोई अगर 1 घंटा ही वर्क करेगा, उसे उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। इसीलिए अब तुम हमेशा लोग ये सोचना काम ज्यादा तो पैसे भी ज्यादा, वरना मुझे उसे निकालने में वक्त नहीं लगेगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने असिस्टेंट से कहा है कुछ ऐसे वर्कर है जो काम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उसे निकाल दिया जाए। इसीलिए मैं तुम सब में से कुछ एम्प्लॉय को यहाँ से निकल रहा हूँ, और कल से नए एम्प्लॉय का इंटरव्यू होगा, तो नए एम्प्लॉय के आते ही तुम पुराने वालों में से कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी होंगे जो उन्हें सिखाएंगे। पर एक बात याद रखना, कोई भी काम घमंड में नहीं होना चाहिए। तुम लोग यहाँ से जाओ, जिनकी छुट्टी होने वाली है उनको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी। अभिमन्यु की बातों को सुनकर सभी एम्प्लॉय घबराते हुए वहां से चले गए। उन सबके अब मन में एक ही डर बैठा हुआ था कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए। उन लोगों के जाते ही असिस्टेंट साकेत अभिमन्यु के पास आकर कहता है, सर क्या सच में आप उन लोगों को निकालने वाले हैं? मेरा मतलब क्या आप इस बार उन्हें माफ नहीं कर सकते हैं? साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है,
क्या तुम्हें याद नहीं है, ये तीसरी वार्निंग है और मैंने क्या कहा था? मैं एक बार माफ करूंगा, 2 बार भी माफ करूंगा, लेकिन तीसरी बार नहीं। तो फिर मैं अपनी ही बातों से कैसे मुकर सकता हूँ? इन लोगों को भी बताना होगा ना कि मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। शुक्र मनाओ कि मैंने अभी तक अपना रूप नहीं दिखाया है, वरना इन लोगों की इतनी औकात नहीं है जो मेरे ही कंपनी में रहकर अपनी मनमानी कर सके। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत घबराते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज अपना वह रूप किसी को मत दिखाएगा। वैसे भी वह रूप देखकर मेरी हालत खराब हो जाती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वापस वैसे ही बने। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे तुम लोगों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे कैसा बनना चाहिए और कैसा नहीं। वैसे भी अब मुझे किसी को अपना रूप दिखाने का समय आ रहा है। तभी तो लोगों के मन में डर बैठा रहेगा, वरना अपनी मनमानी करने के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं। फिलहाल के लिए तुम जाओ और उन लोगों को धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकालो, और हाँ, उन लोगों को ये भी कह देना उनकी नौकरी किसी भी कंपनी में नहीं लगेगी। जो मल्होत्रा कंपनी के साथ धोखा करेगा उसके साथ भी वैसा ही होगा। अभिमन्यु की बातों को सुनकर साकेत ने नजरें नीचे की और फिर चुपचाप वहां से चला गया। साकेत के जाते ही अभिमन्यु ने अपना फोन निकाला। तभी उसकी नजर अपने फोन पर आए हुए मैसेज पर गई, जिसे पढ़ते ही अभिमन्यु गुस्से में अपना फोन मुट्ठी में दबाते हुए कहता है, तो ऐसे लगता है कि मैं शांत हो चुका हूँ, तभी यह ऐसी हरकत कर रहा है। ठीक है, तुम अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। आज तुम्हारी मुलाकात अभिमन्यु मल्होत्रा से नहीं, द डेविल अभिमन्यु मल्होत्रा से होगी। इधर दूसरी तरफ नायरा परिणीति को लेकर बहुत अच्छे शॉपिंग मॉल में आई हुई थी, जहां पर बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे कपड़े मिल रहे थे। इतने सारे कपड़ों को देखकर परिणीति नायरा से कहती है, यहाँ पर इतने सारे कपड़े हैं। पता है, मेरे गांव में हम जब भी कपड़े खरीदने जाते थे तो हम दुकान पर जाते थे और वहां पर हम जो बोलते थे वह वही कपड़े निकालते थे, पर यहाँ तो पहले से निकले हुए हैं। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, वह ऐसा इसलिए क्योंकि यह मॉल है और आमतौर पर मॉल में ऐसा ही होता है। हर एक सेक्शन में हर एक टाइप के कपड़े रखे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सलवार और साड़ी लेने आए हैं, जो तुम्हें पसंद है तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ वही मिलेंगे। दूसरे तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जीन्स टॉप, क्रॉप टॉप या शॉर्ट ड्रेस मिलेंगे। लगता है तुमने कभी मॉल नहीं देखा है। ठीक है, वैसे भी इवान भाई को आने में टाइम है, तब तक हम तुम्हें पूरा मॉल घुमा देंगे। ये कहकर नायरा परिणीति को मॉल के अंदर हर एक सेक्शन में घुमाने लगी। परिणीति मॉल को देखकर बहुत खुश हो रही थी। फाइनली बाहर आकर उसे थोड़ी शांति मिली थी। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े देखकर परिणीति को बहुत अच्छा लग रहा था। उनमें से नायरा ने कई सारे कपड़े परिणीति के लिए पसंद किए थे। परिणीति को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या लेना है, इसलिए उसने नायरा को ये करने को कह दिया था। परिणीति कपड़े देख रही थी कि तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वह तुरंत नायरा को देखकर कहने लगी, एक बात बताओ, मैं जब तुम्हारे साथ बाहर आने के लिए निकल रही थी तब प्रेरणा छोटी माँ ने कहा था कि उनके भी बच्चे हैं, पर मैंने तो अपने घर में तुम्हें और तुम्हारे दोनों भाई को देखा है। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, छोटी मम्मी के 2 बच्चे हैं और दोनों ही जुड़वा है, एक बेटी और बेटा। दोनों ही मुझसे बड़े हैं और वह दोनों अपनी पढ़ाई को पूरा करके अब घर आने वाले हैं। हालांकि उन्हें थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वह दोनों ही बाहर हैं। तुम्हें पता है, कार्तिक भाई जो है वह अभिमन्यु भाई की शादी धूमधाम से करना चाहते थे और वह शादी में आना भी चाहते थे, लेकिन उसी वक्त पर उनका एग्जाम आ गया और वह यहाँ नहीं आ पाए। पर अब मैं तो सोच रही हूँ कि अच्छा हुआ वह नहीं आए, वरना सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी होता ना तो वह वही होते। इवान भाई हमारे अपने सगे भाई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार कार्तिक भाई को मिलता है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा लाडले हैं, खास करके अभिमन्यु भाई के। वह बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर से बचपना नहीं गया है। जहां जाते हैं वह मस्ती ही करते रहते हैं।
कई बार तो अभिमन्यु भाई उन्हें डांटते भी हैं। नायरा की बात सुनकर परिणीति मुस्कुराते हुए कहती है, तुम कितनी लकी हो ना, तुम्हारे पास इतना बड़ा परिवार है। वैसे तुम्हें पता है, मेरी जो बहन है वह भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहती है। जब भी वह किचन में चली जाएगी ना, तो समझ जाना किचन में तूफान आने वाला है। वह बनाने से ज्यादा किचन बिगाड़ के रख देती है। तुम्हें तो याद है ना, जब तुम एक बार छुट्टी पर हमारे घर आई थी और तब तुमने समीक्षा से कहा था कि तुम्हें पास्ता खाना है और उसने किचन में जाकर पास्ता ना बनाकर बल्कि पूरे किचन को ही पास्ता बना दिया था और उसी दिन हमें पूरी रात भूखे सोना पड़ रहा था। हमारी माँ भी घर पर नहीं थी। अगर वह होती ना तो वह समीक्षा के कान पकड़कर उसे सबसे पहले मारती। परिणीति की बातों को सुनकर नायरा हंसते हुए कहती है, हाँ मुझे वह दिन याद है। पता है, तुम लोगों से मिलने के बाद जब मैं घर वापस आई थी, तब मैंने माँ को समीक्षा के बारे में ये सारी बातें बताई। वह भी इतना हंसी कि उन्होंने कह भी दिया था कि उन्हें समीक्षा से मिलना है। समीक्षा सच में पागल है। वह जो भी काम करेगी, उसमें पक्का गड़बड़ होगी। कभी भी उसका काम अच्छे से नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक चीज के लिए वह बहुत अच्छी है। वह हम सब के बारे में सोचती है, खास करके तुम्हारे बारे में। नायरा की बात सुनकर परिणीति मुस्कुराकर कहती है, हाँ ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। काश वह भी हमारे साथ होती तो कितना अच्छा होता ना। पर मुझे बुरा लग रहा है कि मैं अपनी माँ, अपनी बहन के पास नहीं हूँ। परिणीति को उदास होते हुए देखकर नायरा उसे देखने लगी, पर तभी नायरा की नजर अचानक से परिणीति के पीछे खड़े मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया पर चली गई। उन दोनों को देखते ही नायरा हैरानी से कहती है, आप दोनों यहाँ? नायरा की आवाज सुनकर परिणीति ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने भी मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया को देखा। नायरा उन लोगों को जानती तो नहीं थी, लेकिन उसे यह पता था कि अभिमन्यु की शादी जिस लड़की से हो रही है, वो उस लड़की के माता पिता है और उन्हीं दोनों ने परिणीति का कन्यादान भी किया था। मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया परिणीति और नायरा के पास आए और परिणीति को देखने लगे। परिणीति की नजर नीचे थी। तभी मिसेज सिंघानिया मुस्कुराते हुए कहती है, क्या हुआ, हमसे नजर क्यों नहीं मिला रही हो? क्या तुम भूल गई कि हमने तुम्हारा कन्यादान किया था? भले ही रिश्ते में हम तुम्हारे कोई नहीं लगते हैं, लेकिन हमें एक बेटी का कन्यादान करने को मौका मिला है। मिसेज सिंघानिया की बातों को सुनकर परिणीति उन्हें देख रही थी। तभी मिस्टर सिंघानिया मुस्कुराते हुए कहते हैं, चिंता मत करो, हम तुमसे नाराज नहीं है। नाराज तो हम अपनी बेटी से हैं, जो सही वक्त पर हमें धोखा देकर चली गई। हमने सोचा था हम अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी अभिमन्यु से करवाएंगे, पर शायद उसकी किस्मत में ये लिखा ही नहीं था, तभी तो वह शादी के वक्त ही भाग गई। लेकिन कम से कम यह अच्छा हुआ कि हमारी बदनामी नहीं हुई। हम भले ही अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाए, लेकिन हमें इस बात का दुख नहीं है। हमने कम से कम तुम्हारा कन्यादान कर दिया और वक्त पर तुमने हम सबको बदनाम होने से बचा लिया, वरना मेरी बेटी ने तो हमारी नाक कटवा ही दी थी। मिस्टर सिंघानिया की बातों को सुनकर परिणीति उन्हें भी देख रही थी। तभी नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल वैसे सच कहूं तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। माया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, अब जो हुआ आप उसे भूल जाए। मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप दोनों परिणीति को पसंद कर रहे हैं, वरना मुझे लगा था कहीं आप लोग इससे नाराज ना हो जाओ। वैसे तो आप और पापा काफी लंबे समय तक दोस्त थे। मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं इस बीच में आप दोनों की दोस्ती ना टूट जाए। सच में आप दिल के बहुत अच्छे हैं। पापा सही कहते हैं, उनके सभी दोस्त दिल के बहुत अच्छे होते हैं। नायरा की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया मुस्कुराने लगे। तभी मिसेज सिंघानिया परिणीति के हाथों में कपड़े को देखकर कहती हैं, क्या तुम यहाँ शॉपिंग करने आए हो? फिर तो हम सही वक्त पर यहाँ आए हैं। आज हम मिलकर शॉपिंग करेंगे। वैसे कन्यादान करके हमने माँ बाप का फर्ज निभाया है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी बनकर यहाँ रहो। मेरा मतलब हमारे साथ शॉपिंग करो।
एपिसोड 15 अभिमन्यु मिस साइलेंट। मिस्टर एंड मिसेज सिंघानिया की बातों को सुनकर परिणीति नायरा को देख रही थी। तभी नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, आंटी ऐसी बात नहीं है कि हम आपके साथ शॉपिंग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वह क्या है ना, भाई भी हमारा इंतजार कर रहे हैं और वह इसी मॉल में आए हुए हैं, तो हमने अपनी शॉपिंग कर ली है। अगली बार हम लोग पहले डिस्कस करके साथ में शॉपिंग करने आएंगे। आज के लिए मैं माफी चाहती हूँ। मिस्टर सिंघानिया नायरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, इसमें माफी मानने की कोई जरूरत नहीं है। हम अगली बार जरूर मिलेंगे और साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। आप लोग जाओ और शॉपिंग करो। मिस्टर सिंघानिया की बातों को सुनकर नायरा तुरंत परिणीति का हाथ पकड़ के उसे वहां से लेकर चली गई। जब मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया ने ये देखा तो मिस्टर सिंघानिया अपनी पत्नी मिसेस सिंघानिया से कहते हैं, कितना अजीब है ना, इसे देखकर ऐसा लगता है न जैसे इसका चेहरा किसी से मिलता है। पता नहीं क्यों बार बार मेरे ख्यालों में उसी का चेहरा आता है। क्या तुम्हें नहीं लगता है इसका चेहरा किसी से तो मिल रहा है? अपने पति की बातों को सुनकर मिसेस सिंघानिया मुस्कुराते हुए कहती है, सच कहूं तो मुझे परिणीति का चेहरा आपकी पहली पत्नी से मिल रहा है। मैं ये कहना नहीं चाहती थी, लेकिन सच में मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं आपकी पत्नी को हूँ, मेरा मतलब आपकी पहली पत्नी को ही देख रही हूँ। कितना अजीब है ना, आपकी दूसरी बीवी होकर भी मैं आपकी पहली पत्नी को भुला नहीं पाई। वैसे इतने लम्हे बाद उसका चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हम भी अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। अगली बार अच्छे से मुलाकात करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि परिणीति के परिवार में कौन कौन है। इधर नायरा परिणीति को लेकर नीचे आ चुकी थी। परिणीति नायरा को देखते हुए कंफ्यूज होकर कहती है, तुमने उनसे झूठ क्यों कहा, जबकि हमने अभी तक शॉपिंग की भी नहीं है और इवान भी अभी तक नहीं आए हैं। परिणीति की बात सुनकर नायरा मुंह बनाकर कहती है, हाँ मैंने झूठ कहा क्योंकि मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। उनकी बेटी मुझे कुछ खास पसंद थी नहीं और ऐसे में वह जबरदस्ती अपनी बेटी का रिश्ता हमारे भाई के साथ कर रही थी और न जाने क्यों तुम्हारे साथ इतना अच्छा बनकर क्या साबित करना चाहती थी। खैर मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, तुम उन लोगों से दूर ही रहो तो बेहतर है। नायरा की बात सुनकर परिणीति उसे देख रही थी, तभी इवान उन लोगों के पास आकर कहता है, किससे दूर रहने की बात हो रही है और तुम लोगों ने शॉपिंग भी नहीं की है, जबकि मैंने कहा था ना तुम लोग अपनी शॉपिंग खत्म कर लो। इवान को अपने सामने देखकर नायरा मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं भाई, वह आपको माया याद है जिससे भाई की शादी हो रही थी। उसकी मम्मी पापा अभी हमें मिले थे और वह परिणीति के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बन रहे थे। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन मैंने भी उनसे झूठ कह दिया कि हमने शॉपिंग कर ली है और हम लोग जा रहे हैं। नायरा की बात सुनकर इवान उसको सर पर मारते हुए कहता है, मैंने कहा था ना आगे से झूठ मत कहना, लेकिन तुम हो कि और बिगड़ती जा रही हो। लगता है अभिमन्यु भाई से तुम्हारी शिकायत करनी होगी, वही तुम्हें पनिशमेंट देंगे, तभी तुम्हें अकल आएगी। इवान की बात सुनकर नायरा ने मुंह बना लिया। वही परिणीति मुस्कुराते हुए कहने लगी, आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? आपने तो कहा था आप 1 घंटे पहले आ जाएंगे। परिणीति की बातों को सुनकर इवान मुस्कुराते हुए कहता है, वह क्या है ना, मैं पहले ही निकलने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर 2 पेशेंट और आ गए और मुझे उन्हें अटेंड करना पड़ा। मैंने नायरा को मैसेज करके बता दिया था। ये कहकर इवान नायरा को देखने लगा। वही नायरा को याद था इवान ने उसे मैसेज किया है, लेकिन बात करने के चक्कर में वही भूल गई थी। ये सोचकर वह हंसते हुए कहती है, हाँ मैं भूल गई। अच्छा ये सब छोड़ो ना, अब हम क्या यहाँ आकर भी बातें करते रहेंगे? चलो हमें जल्दी से शॉपिंग करनी है। ये कहकर नायरा मुस्कुराते हुए परिणीति का हाथ पकड़ के आगे बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ अभिमन्यु मीटिंग खत्म करके अपने ऑफिस आया हुआ था। जब वो ऑफिस के अंदर जा रहा था तभी उसने देखा कि डिपार्टमेंट नंबर 6 में कुछ एम्प्लॉय एक दूसरे से अपना काम करवा रहे हैं।
ये देखकर वह गुस्से में उन एम्प्लॉय के सामने आकर रुक गया और उन लोगों की सभी हरकतों को नोटिस करने लगा। अभिमन्यु के असिस्टेंट साकेत ने जब ये देखा तो वह तुरंत उन एम्प्लॉय के सामने आकर जानबूझकर खांसने लगा। एम्प्लॉय ने जब किसी की आवाज सुनी तब वह एक साथ सर उठाकर सामने देखने लगे। अभिमन्यु को देखते ही वह सब डर के मारे अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो गए। एम्प्लॉय के चेहरे पर डर देखकर अभिमन्यु गुस्से में कहता है, मैंने कहा था ना, काम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम लोग सैलरी लेकर अपना काम किसी और से करवाते हो। तुम लोगों की नौकरी भी आज जाने वाली है। ये कहकर उसने साकेत से कहा, इन लोगों की लिस्ट निकालो और इन लोगों को बाहर फेंको। मुझे ऐसे लोग अपनी कंपनी में नहीं चाहिए जो अपना काम किसी और से करवाए। इतना कहकर अभिमन्यु गुस्से में वहां से चला गया। अभिमन्यु को गुस्से में जाते हुए देखकर साकेत ने भी एम्प्लॉय को गुस्से में देखा और तुरंत अभिमन्यु के साथ चला गया। जैसे ही वह केबिन में आया, उसने देखा अभिमन्यु गुस्से में अपनी जगह पर बैठा हुआ है। तभी अचानक से अभिमन्यु को कुछ याद आया और वह तुरंत साकेत को देखकर कहने लगा, उस लड़की के बारे में पता चला। उसका परिवार कौन है, वो कहाँ रहती है, उसने कहाँ पढ़ाई की है, सब कुछ। अभिमन्यु की बात सुनकर साकेत कंफ्यूज होकर कहता है, कौन लड़की, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी करके कहता है, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जो तुम समझ रहे हो। ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो। बताओ उस लड़की के बारे में, आखिर तुम्हें क्या क्या पता चला है? उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु की बात सुनकर साकेत अभी भी कंफ्यूज होकर कहता है, अरे मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी लड़कियां हैं, फिर तुम किसके बारे में पता करना चाहते हो और तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, मैं मिस साइलेंट की बात कर रहा हूँ जो हमारे घर में रहती है, जिसने मुझसे धोखे से शादी की है। मुझे उसके बारे में पता करना है। उसकी फैमिली को जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ ताकि उसकी फैमिली को भी पता चलेगा कि उसकी बेटी यहाँ क्या कर रही है। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु की बात सुनकर साकेत हैरानी से कहता है, मिस साइलेंट, पर उसका नाम तो परिणीति है ना, तो तुम उसे मिस साइलेंट क्यों बुला रहे हो? साकेत की बातों को सुनकर अभिमन्यु गहरी सांस लेकर कहता है, वह इसलिए क्योंकि मैंने अब तक उसकी आवाज नहीं सुनी है या फिर वह कम बोलती है। शायद वो चुप रहना पसंद करती है, इसलिए मैंने उसका नाम मिस साइलेंट रखा है। वैसे उस पर सूट कर रहा है। परिणीति नाम से तो बेहतर ही है। अभिमन्यु की बात सुनकर साकेत हंसते हुए कहता है, अरे यार तुम भी ना, बहुत अजीब हो। अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हें घर पहुंचकर बताऊंगा। इस पर अभी भी काम चल रहा है। जैसे ही पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं एक साथ सब कुछ बता दूंगा। अभी के लिए ये बताओ कि तुम आज कोई कांड करने वाले थे? साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु ने घड़ी में समय देखा। शाम के 7 बजे बजने वाले थे। ये देखकर वह शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, चलो समय खत्म हुआ, अब हम देखते हैं कि आखिर वहां क्या हो रहा है। ये कहकर उसने अपना लैपटॉप ऑन करके उसकी स्क्रीन पर चले वीडियो को देखने लगा। जब साकेत ने अभिमन्यु को इस तरह से लैपटॉप पर देखते हुए पाया, तो वह भी अभिमन्यु के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने देखा लैपटॉप स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था, जिसमें कई सारे लोग भीड़ लगाकर एक जगह खड़े थे। ये देखकर साकेत हैरानी से कहता है, नहीं, क्या तुमने वह तो नहीं ना किया है? देखो ये बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। दुश्मन को मारने के लिए ये काम बहुत रिस्की है। वहां पर जितने भी लोग हैं, उनकी जान भी जा सकती है। तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें वहां पर कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हैं? वह सभी लोग मेरे हैं और जितनी भी पब्लिक वहां पर मौजूद है वह सब आधे घंटे के अंदर वहां से जाने वाली हैं। लेकिन मेरा जो दुश्मन है वह तब तक वहां रहेगा जब तक मेरे आदमी चाहेंगे और ऐसे में आधे ही घंटे में वहां इतना बड़ा धमाका होगा।
कोई सोच भी नहीं सकता। अभिमन्यु की बात सुनकर साकेत उसे देखकर कहता है, इसका मतलब तुमने वह काम कर दिया, पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कितनी बार कहा है ये सब करने से पहले मुझे बता दिया करो। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है और तुम हो कि बिना बताए ये सब करते रहते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी दादी को क्या जवाब दूंगा? तुम्हारी माँ को क्या कहूंगा? तुम्हारे पापा की बात करे तो वह तो मुझे मार ही देंगे। साकेत को इतना हाइपर होते हुए देखकर अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो चुपचाप ये देखो। तुम्हारे पास केवल 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर यह धमाका होने वाला है। इस बीच में तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तुम्हें अगर उन लोगों को बचाना भी है तो बचा लो, क्योंकि मेरे हाथ तो लोगों की मौत पक्की है। क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर जो परेशानी है ना, इससे ये साबित हो रहा है मेरे ऐसा करने पर तुम्हें उन सब की फिक्र हो रही है। यानी कि तुम मेरी दुश्मन की फिक्र कर रहे हो। क्या तुम वह दिन भूल गए हो जब उन्हीं लोगों ने मेरे नजरों के सामने मेरी ही आदमी को मारा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया था? आज मैं उन्हीं लोगों को उन्हीं की तरह जवाब दे रहा हूँ। अभिमन्यु की बात सुनकर साकेत हैरानी से कहता है, बात वह नहीं है, बात तो यह है कि कहीं वह लोग दोबारा कोई कदम ना उठा ले। तुम्हारे एक दुश्मन नहीं है, कई दुश्मन हैं, और उनमें से कुछ ऐसे दुश्मन भी हैं जो बिना वक्त गवाए तुम्हें मार भी सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम भी ताकतवर हो, लेकिन तुमने अपना नाम छुपा कर रखा है। कोई नहीं जानता है तुम अभिमन्यु मल्होत्रा के साथ साथ द डेविल अभिमन्यु मल्होत्रा भी हो। तुमने सोचा है जब किसी को पता चल जाएगा कि यह सब तुमने किया है तो उन लोगों को तुम्हें मारने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। वह इसलिए क्योंकि तुम खुलेआम घूम रहे हो, और ऐसे में उन लोगों को पता है जो अभिमन्यु मल्होत्रा है वह कहाँ कहाँ अपना काम करने जाता है। साकेत की बात सुनकर अभिमन्यु अपनी जगह से उठते हुए कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम्हें अगर फिक्र करनी है तो अपनी करो। मैं खुद को संभाल लूंगा, और वैसे भी अब वह समय आ गया है जब मुझे खुद को रिवील करना है। उन लोगों को उसकी औकात दिखानी है। इसीलिए आज रात 12 बजे तैयार रहना, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है तो वह तुम्हारी गलती होगी, वरना मैं खुद अकेला चला जाऊंगा। ये कहकर अभिमन्यु गुस्से में अपना फोन लेकर केबिन से बाहर चला गया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।